हाँ दोस्तों, राम राम। आज मेरे साथ में डियर है, श्यामचंद जी है, और ये पशुपालक है, मतलब आज काम कर रहे हैं जो कैमल के ऊपर। तो सर से आज मुलाकात हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर से आज कैमल के बारे में पूछताछ करूँगा और पूरा संपूर्ण चीज़ें मतलब पूछताछ करेंगे और इंटरव्यू लेंगे पूरा खुल तरीके से। तो सर, ये कैमल धीरे धीरे लुप्त हो रही है, इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब धीरे धीरे लुप्त हो रही है और बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये राज्य पशुपालक है, तो आप इनके ऊपर दो लाइन कहना चाह रहे हैं अपने दर्शकों से। देखिए, जो हमारे ऊँट हैं ये राजस्थान में हमारा मेन पशु था किसी ज़माने में, और इसका उपयोग सिर्फ आर्मी ही नहीं करती थी, बॉर्डर की अपने डिफेंस पर्पज से हमारा ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता था। क्योंकि रेगिस्तान का जो टोपोग्राफी है उसमें जो ढोरे हैं उसमें गाड़ियाँ नहीं चल सकती, तो उसमें ऊँट गाड़ी चलती थी, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग सवारी के रूप में भी इसको काम में लेते थे। इसके अलावा हमारा बहुत बड़ा भूभाग था जो खेतीबाड़ी के अंदर भी ऊँट को काम में लिया जाता था। समय के चेंज होने के साथ साथ ट्रैक्टर का यूज चालू हुआ, तो धीरे धीरे लोगों ने ऊँट खेती में काम करना रोक दिया इसको या कम कर दिया, और ट्रैक्टर का काम बढ़ने लगा। तो हमारा पूरा प्रदेश की अगर बात करें, एक तो है ऊँट पैदा करने वाले, दूसरे ऊँट को यूज़ करने वाले लोग हैं। जो ऊँट पैदा करने वाले लोग हैं उनको हम देवासी है, राका कम्युनिटी है, जट मुसलमान है, ये लोग हैं जो ऊँट पैदा करते हैं। उनको ब्रीडर्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में कैमल ब्रीडर्स भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर आपका पाली, जालौर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा इस एरिया में है, जो बड़े बड़े टोले रखते हैं और अपना ऊँट पालते हैं, उनको पैदा करते हैं। अब इनका मुख्य जो आमदनी का स्रोत था वो इनके जो मेल नर जो पैदा होते थे वो अपना 3-4 साल की उम्र में उनको ट्रेंड करके बेच देते थे, जिससे कि ऊँट गाड़ी में काम में आ जाएं या खेती के लिए काम में आते थे। उनको ये 3 साल की उम्र में हल जुतवाते थे, जिसे प्रैक्टिस करवाते थे हल कैसे जोतते हैं, उनको ट्रेंड कर देते थे। लेकिन समय के अनुसार जैसे मैंने बताया ट्रैक्टर का यूज बढ़ने लगा, तो ये इनका आमदनी जो उससे होती थी नर की जो सेल करने से वो कम होती थी। अब दूसरा जो इशू था कि ऊँटनी के दूध का, तो ऊँटनी का दूध जो है पहले तो सरकार ने माना नहीं कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसको बैन कर रखा था कि नहीं है ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने केस जीता और ऊँटनी का दूध है मानव के लिए हानिकारक नहीं है। और हमारा जो भारत सरकार का बीकानेर में सेंटर है NRC कैमल है, उन्होंने प्रूव कर दिया इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसके दूध को आप जो सेल के लिए अलाउ करो। तो अभी जो ऊँटनी का दूध है वो बिक रहा है, लेकिन अभी जितना प्रयास होना चाहिए इसके दूध को बेचने का, सरकार को मदद करनी चाहिए, उस लेवल तक अभी नहीं हो रहा है। छोटे स्तर पर अभी उर्मल नाम की संस्था, उर्मल सीमांत नाम की संस्था बच्चों में है, इन लोगों ने कुछ RCDF से टाई अप करके जो है यहाँ से दूध इकट्ठा कर रहे हैं। आज भी आप थोड़ा देखेंगे यहाँ दूध इकट्ठा हो रहा है, और ये यहाँ से कलेक्शन 40 से 50 लीटर दूध इकट्ठा होता है। बाद में इसकी 200 ml की पैकेजिंग होकर ये RCDF के सरस ब्रांड से बिक जाता है। अब इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप जो शहरों में लोग बैठे हैं अगर इसका यूज़ करें तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। जो आपकी डेफिशिएंसी विटामिन वगैरह की है, मिनरल्स की कमी है, वो उसके दूध पीने से कम हो जाएगी। अब ये बात की जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जैसे आज से 15 से 20 साल पहले सरकार ने दूरदर्शन पर अभियान चलाया, संडे या मंडे रोज़ खाओ अंडे, तो ऐसा अभियान चलाने की ज़रूरत है जिसमें ऊँटनी का दूध है, हमारे भेड़ बकरी का दूध है, ये पशुपालक हैं, गरीब लोग हैं, अब ये इसको इन्होंने बचा के रखा है। अब जो यंग जनरेशन इनमें लोगों में है वो तब तक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी जब तक उनको एक रेगुलर आमदनी इससे नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे सबसे पहले तो ये ऊँट है, ये कोई स्टॉल फीडिंग सिस्टम है, जैसे गाय भैंस पालते हैं, आप चारा खरीद के इनको नहीं खिला के नहीं पाल सकते, वो बहुत ही घाटे वाला सौदा है। इसके लिए हमारी जो गोचर ज़मीन है, पूरे देश में 10 मिलियन हेक्टेयर जो है गोचर ज़मीन है, और काफ़ी बड़ा भाग इसका राजस्थान गुजरात के अंदर है। तो पहले तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए, काफ़ी ज़मीन तो लोगों ने कब्जा करके रखी है गोचर ज़मीन धीरे धीरे जो है, तो उनके कब्जे को हटाए वहाँ से, और जो भी ज़मीन बच गई जो जिसमें सुधार कार्यक्रम नहीं हो रहे, कोई भी ज़मीन आप उसमें सुधार नहीं करोगे तो वो जो घासें हैं वो सब मर गई उसके अंदर। सेवन घास यहाँ बहुत अच्छी घास है रेगिस्तान की जो है, वापस से उसकी सीडिंग करने की ज़रूरत है।
और आप, मैं नहीं कहता कि आप पूरे गोचर ज़मीन को एक साथ विकसित करो, आप उसका 10% एरिया 20% एरिया पहले टेकअप करो, उसको विकसित करो। उसमें जो हमारे भारत सरकार के ICAR के वैज्ञानिक हैं, एक चरागाह, भारतीय चरागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, जो इसमें एक्सपर्ट साइंटिस्ट है, आप उनको लेके आओ, उनको दिखाओ और कौन सी घास हो सकती है, कौन सी झाड़ियाँ हो सकती है, और लगाओ उसके अंदर। उसको विकसित करने के बाद में जो हमारे पशुपालक हैं, इनको भी इन्वॉल्व करो कि आपके कौन कौन से जानवर हैं जो कौन कौन सी घास पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब, इसका दूध क्या कुछ रेट के अंदर बिकता है, ये आपका? जहाँ तक ऊँटनी के दूध की बात है, अभी अलग अलग जगह अलग अलग लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने जैसे सुना यहाँ बीकानेर के अंदर अभी 60 रुपये लीटर दूध इसका जो RCDF बेच रहा है। गुजरात के अंदर एक सहज जीवन NGO है, तो अमूल के थ्रू उन्होंने टाइप किया, वहाँ कुछ इन्होंने एक संगठन बनाए हैं, वहाँ भी शायद ये 50 से 60 रुपये लीटर दूध जो बिक रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है, जब तक आप अश्योर नहीं करोगे इनकी मार्केटिंग जो है, ये छोटे छोटे लेवल पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी ऊँट लोग पाल रहे हैं, टोले हैं जहाँ, वहाँ दूध पैदा होता है। एक दो ऊँट वाला तो दूध देगा नहीं आपको, तो वहाँ इनको जो डेयरी सिस्टम है, कोऑपरेटिव डेयरी सिस्टम है, उसे जोड़ने की ज़रूरत है। इनको भी नहीं, ये लोग भेड़ बकरे भी पालते हैं, रायका समाज के लोग हैं, तो इनका सबका दूध है, आप इकट्ठा करो और उसकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में लोगों को बताओ। आज जैसे हम मल्टीविटामिन आटे की बात करते हैं, मल्टीग्रेन आटे की बात करते हैं, गेहूँ के आटे के साथ हम दूसरा 10% 5% बाजरे का आटा, ज्वार का आटा बाजार में बिक रहा है जैसे, तो लोगों में अवेयरनेस आ गया। आप दिल्ली में जाके देखो तो लोग गेहूँ का आटा नहीं खा रहे, चक्की पर जाते हैं तो उसमें चने का, बाजरे का, ज्वार का आटा मिला के मल्टीग्रेन आटा खाते हैं। उनको पता है कि इसको आटा खाने से उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। ऐसा दूध के बारे में अवेयरनेस लोगों में फैलाओ कि ये इसका दूध बेकार नहीं होता, अच्छा दूध होता है भेड़ बकरी का। तो आपका जो गाय भैंस का दूध पैकेट में जा रहा है, उसमें इसको भी मिला दो आप, तो इससे लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और इनको काश्तकारों को, जो पशुपालक को फ़ायदा ये होगा, जहाँ जहाँ ये लोग रह रहे हैं डेयरी सिस्टम में इनका दूध चला जाए, तो उसी में प्रोसेसिंग हो गई, जैसे रूटीन सिस्टम में दूध बिकता है वैसे बिक जाए, तो इनका आमदनी का सोर्स हो जाएगा। इनके बच्चे जो अभी यंग जनरेशन में, वो धंधा छोड़ेंगे नहीं, उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, तभी हम इस जानवर को बचा सकते हैं। नहीं तो आप राज्य पशु घोषित करने से आप इसको नहीं बचा सकते। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब जो ध्यानचंद जी साइंटिस्ट हैं, ये दिल्ली से हैं और ये कैमल के ऊपर बहुत सारा मतलब रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कैमल के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, और दिल्ली से चला के यहाँ आए हैं बज्जू। और मेरी आज मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलकर, और आज इतना अच्छा इंटरव्यू दिया डॉक्टर साहब ने। पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कैमल के ऊपर आपने इंटरव्यू दिया। और सर, आज सर को 20-25 साल से मैं सेवा हूँ। 20-25 साल हो गए सर को इस चीज़ के बारे में काम करते हैं, और कैमल के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, और जो ये पशुपालक हैं उनकी ये मदद करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे काम कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ है हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लुप्त हो गई है। ये कोई गिने चुने गांव के अंदर देखने को मिलेगी, बाकी कहीं पर ये ऊँट वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। राजस्थान के जो ऐसे 5-6 ज़िले हैं वहाँ पर आपको ये कैमल देखने को मिलेंगे, बाकी कहीं पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो सर इस चीज़ के बारे में एक्शन ले रहे हैं, तो धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में बढ़ाता होगा, और इस चीज़ के बारे में जल्दी से जल्द एक्शन लो। सरकार भी ये चीज़ तो मेरी वीडियो देख रही है, आप डॉक्टर साहब का वीडियो देख रहे हो, तो आप मदद करो थोड़ी डॉक्टर साहब की, और मेरी भी करो। इस चीज़ के बारे में जल्दी से जल्दी एक्शन लो। धन्यवाद।